आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एलएलबी एंड लॉ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट 1908, जिसे हिंदी में सिविल या दीवानी प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है सीपीसी का। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सीपीसी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं सीपीसी के हर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सीपीसी को समझने से पहले हमें सीपीसी का इतिहास पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो आपको बेसिक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। बेसिक हिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या आता है कि जैसे सीपीसी कब इंट्रोड्यूस हुआ, एनफोर्समेंट में कब आया, सीपीसी को लागू कब किया गया, सीपीसी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, सीपीसी को भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1859 में। 1859 में सर चार्ल्स वुड ने सेकेंड लॉ कमीशन में इसकी बात की थी, और इसके बाद इसमें संशोधन काफ़ी किए गए। लगभग 30 के आसपास इसमें संशोधन हुए। 1877 और 1882 में इसमें संशोधन हुआ। फाइनल सीपीसी हमारे पास जो बनकर तैयार हुआ वो तैयार हुआ 21 मार्च 1908 को, और इसके बाद लागू किया गया 1 जनवरी 1909 को। यहाँ 1 जनवरी 1909 को इस अधिनियम को लागू किया गया। 1909 से लेकर 1976 तक फिर इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए। उसके बाद जो फाइनल जो मुख्य संशोधन इसमें हुआ वो हुआ 1999 में। लागू हुआ 1 जनवरी 2002 को। भारत में प्रथम जो सीपीसी 1859 में बना था वो गवर्नर जनरल की सहमति के बाद ही पारित किया गया था। दोस्तों, सीपीसी 1908 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, सिवाय जम्मू कश्मीर, नागालैंड और कुछ जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर। परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू कर दिया गया। नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है, परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संहिता को संपूर्ण नागालैंड राज्य या उसके किसी भी जनजाति क्षेत्र में लागू कर सकती है। दोस्तों, सीपीसी 1908 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला पार्ट इसका जो प्रथम भाग है उसके अंदर टोटल 158 धाराएं हैं, जो संहिता का शरीर या मूल निकाय है, जिसको आप संहिता की पूरी बॉडी कह सकते हैं, जिसके अंदर सामान्य सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जो क्षेत्राधिकार का सृजन करती हैं। इस भाग में यदि कोई संशोधन या अमेंडमेंट करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है। जो दूसरा भाग है, जो सेकंड पार्ट है सीपीसी 1908 का, उसमें 51 आदेश दिए गए हैं। यह प्रक्रिया से संबंधित है। यदि इसमें कुछ संशोधन या अमेंडमेंट करना हो तो यह शक्ति केवल और केवल उच्च न्यायालय को दी गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट सीपीसी के। अब हम बात कर लेते हैं कि सीपीसी एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, सीपीसी देश का महत्वपूर्ण कानून है। जितने भी सिविल या दीवानी मामले जो रहते हैं वो सारे सीपीसी के अंडर ही देखे जाते हैं। अगर मैं लीगल लैंग्वेज में बात करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है वाद दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्रवाइयों को नियमित और नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसीलिए सीपीसी को शुद्ध रूप से एक प्रक्रिया विधि भी कहा जाता है। जैसा कि ये अपने नाम से ही पता चलता है, सिविल प्रोसीजर लॉ, यानी कि प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया। यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया विधि में मात्र अधिकारों का विनिश्चय करना ही काफी नहीं है, बल्कि इन अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है। प्रक्रिया संहिता इसी उद्देश्य से पारित की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य अधिकारों को लागू करना और शीघ्र और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराना है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सीधे शब्दों में तो सीपीसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा होता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न वाद का निष्पादन जो है वो सीपीसी द्वारा किया जाता है। ये हमारे दीवानी या सिविल मामले कहलाते हैं। अब ये दीवानी और सिविल मामले कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि किसी से पैसे का कोई लेन देन हो, दो भाइयों में संपत्ति को लेकर के कोई विवाद हो, किसी मकान मालिक या किराएदार का किराए को लेकर कोई विवाद हो, शादी ब्याह का कोई विवाद हो, या कोई व्यवसाय का कोई विवाद हो। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिविल मामले वे मामले होते हैं जो किसी भी प्रकार की दंड प्रक्रिया संहिता या दंड विधि में, यानी कि सीआरपीसी या आईपीसी में नहीं आते। वह सारे मामले सिविल मामले कहलाते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब ये सारा सिविल प्रोसीजर हमें एग्जाम में कैसे इलेबोरेट यानी कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।